अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म हो गई है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सी ख़वातीन इस फेज से गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं, लेकिन उन्हें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है। देखें, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन सिंपल डिलीवरी के बाद जब बेबी हो जाता है उसके बाद लेडी को डिप्रेशन होने लगता है, उसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है कि किसी भी स्पेसिफिक लेडी को हो जाएगी। डिलीवरी के बाद ये डिप्रेशन उन लेडीज को भी देखने में आया है जो बिल्कुल स्मूथ उनकी प्रेगनेंसी गई है, उनके शौहर सपोर्टिव हैं, उनके घर वाले सपोर्टिव हैं, सब कुछ ओके है, फिर भी वो डिप्रेशन में जाती हैं। अहम बात ये नहीं है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हर लेडी को होता ही है, ये नॉर्मल है। मेन टॉपिक ये है कि ये डिप्रेशन क्यों होता है और हम लेडीज इससे कैसे निकल सकती हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा रहे हैं या इसको फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से, उनको सबको कवर करने की कोशिश करूंगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। डिलीवरी के बाद जब लेडी डिप्रेशन में जाने लगती है, इरिटेशन उसे होने लगती है, चिड़चिड़ी होने लगती है, तो इट मीन्स कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसे हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन क्यों होता है। नॉर्मली बेबी होने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है, खास तौर पर जो पहली दफा मदर्स बन रही हैं, तो समटाइम्स डिलीवरी उनकी सी सेक्शन से हो जाती है या स्टिचेस आ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में भी, या मोस्टली यही होता है कि जो पहली डिलीवरी होती है उसके बाद मोस्टली विजाइनल टेयर्स आते हैं। तो एपिस्टोमी के जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, उसकी वजह से माँ बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है। वो बच्चे को सही से गोद में नहीं ले पा रही होती है, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही होती है। डिलीवरी से पहले वो जितनी एनर्जेटिक थी, जितनी एक्साइटेड थी, वो डिलीवरी के बाद पेन्स में बदल जाती हैं सब चीजें। बिला वजह रोना आने लगता है, बच्चा रोता है तो दिल चाहता है कि माँ का कि वो भी रोना शुरू कर दे। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, पढ़े हैं और सुने हैं कि वो लड़कियां जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होती हैं, हालांकि उनको देखने सब आ रहे होते हैं, सब उनको पैम्पर कर रहे होते हैं, उनके ख्याल रखने वाले भी मौजूद होते हैं, बेबी की टेक केयर के लिए भी सब मौजूद होते हैं, उनके हस्बैंड, उनकी माँ, उनकी बहनें सब मौजूद होते हैं, बट उसके बावजूद उन माओ को रोना आ रहा होता है, या कोई उनकी सामने से जा रहा है, या शौहर काम पे जा रहे हैं, या मदर थोड़ी देर के लिए जा रही हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देती हैं, या उनका दिल अफसुर्दा हो जाता है। सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज्यादा अलोन फील करने लगती हैं, और ये इसलिए वो फील करती हैं कि अगर वो सब चले जाएंगे तो मैं खुद ही तकलीफ में, मैं खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, मुझे सहारे की जरूरत पड़ रही है। अगर सी सेक्शन हुआ है तो मैं अपने बच्चे की टेक केयर कैसे करूंगी, उसकी मैं रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करूंगी। फिर इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कह लें आपके, जो मिलने आ रहे होते हैं रिश्तेदार या पड़ोसी या जो भी मिलने आते हैं, तो सब अपनी अपनी बातें कह रहे होते हैं। सास कुछ कह रही है कि हमने इस तरह बच्चे पैदा किए हैं, हम ऐसे करते थे, ऐसा नहीं होता है। माँ अपनी बेटी को अलग तरीके से समझा रही है, जो नया कोई मिलने आ रहा है रिश्तेदार, वो अपनी अलग तरीके से समझा रही है। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, मशवरे देने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन बच्चे को आखिर में संभालना उस माँ ने ही होता है। कुछ दिन की ये पैम्परिंग होती है, बाद में जब सब सेटल डाउन हो जाता है तो सिर्फ माँ और बच्चा ही होता है। तो उस टाइम पर माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है, बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, बहुत इरिटेशन होने लगती है उसे। इन सब बातों के अलावा जाहिर है पहले वो नींद पूरी कर रही थी, बच्चा नहीं था, तो आराम से जब उठ रही है, जब सो रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेबी होने के बाद अब उसको रात में भी उठना पड़ रहा है। हालांकि बच्चा पूरा पूरा दिन स्टार्टिंग में सो रहा होता है, लेकिन समटाइम्स रात में बच्चा जागता है शुरू में, तो दिन में तो माँ की नींद पूरी हो ही नहीं पा रही होती है, और रात में फिर हर घंटे पर माँ को उठना पड़ता है बच्चे को फीड कराने के लिए, या उसके डायपर को चेंज करने के लिए, या और कोई रिक्वायरमेंट है, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसे वॉशरूम जाना है। सी सेक्शन के नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस आए हैं तो वो ठीक से लेट नहीं पा रही होती है, तकलीफ में लेट रही होती है। रात में जरा सी आंख लगती है तो बच्चा उठ जाता है, रोने लगता है, या दिन में अगर वो सोने की कोशिश करती है तो कोई गेस्ट आ जाता है मिलने के लिए। इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को फेस करते करते वो माँ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगती है। और ये खास तौर पर मैंने नोट किया है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो फर्स्ट मेरी जब बेबी हुई थी ना, तब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली फील करती थी। तब असल में सलाह देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम नए नए माँ बने होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे दूध पिलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे को पकड़ो, दूध क्यों नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जाहिर है माँ को पता नहीं होता, 2-3 दिन लगते हैं दूध आने में,
और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, उसके बाद फौरन ही मिल्क नहीं आने लगता। स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म आती है, येलोइश फॉर्म आती है, जिसको हम उस लिक्विड को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये 1-2 दिन स्टार्टिंग में आता है, किसी को 3-4 दिन आता है, उसके बाद मिल्क आना शुरू होता है। और ये लिक्विड बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीबॉडी से भरपूर होता है। डिलीवरी होने के फौरन बाद अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए माँ का, तो उस दूध में वो दूध तो नहीं होगा, वो कोलेस्ट्रम होगा। अगर वो मिल्क बच्चे को मिल जाता है, वो एंटीबॉडीज से भरपूर मिल्क अगर बच्चे को मिल जाता है, ये एंटीबॉडीज बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होती हैं। अगर हमारे डॉक्टर्स पोलियो के कतरों से ज्यादा ये जो कतरे हैं, ये स्टार्टिंग के कतरे अगर बच्चों को मिल जाएं, इन पे जोर देना शुरू कर दें, तो बच्चे हमारी बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि डॉक्टर्स उन 2 कतरों को ज्यादा अहमियत देते हैं और इस बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं, इस फर्स्ट फीडिंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं और फौरन ही बॉटल फीडिंग पर बच्चे को लगा देते हैं पैदा होने के साथ ही, अगर सी सेक्शन हुआ होता है। जाहिर है सी सेक्शन के फौरन बाद ही बच्चे को फीड कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो फौरन ही उसको बॉटल दे दी जाती है। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल्स में, जो खास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें नर्सेज हायर होनी चाहिए जो फौरन ही डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ के पास लेकर जाएं और उन बच्चों को उनकी जो फर्स्ट गोल्डन फीड है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। बट इस सिलसिले में ना तो कोई बोलता है, ना कोई बात करता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये पहला घंटा बच्चे के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, मैं बात कर रही थी मिल्क प्रोडक्शन पर, कि मिल्क जो है उसको आने में तकरीबन 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो खास तौर पर मुफ्त मशवरे और सलाह देने वाली लेडीज होती हैं, वो फौरन बोलने लगती हैं कि तुम्हारा दूध क्यों नहीं आ रहा है, तुम बच्चे को फीड कैसे कराओगी, देखो बच्चा कितना रो रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो न्यूली मदर्स होती हैं, जो पहली बार मदर बनी होती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इन सारी बातों को फेस करते करते वो औरत डिप्रेशन में जाने लगती है और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। उसको अपने बच्चे से खौफ आने लगता है और कितने केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो सुसाइड के बारे में भी सोचती हैं, बच्चे को हार्म पहुंचाती हैं, ऐसा सोचती हैं। और अगर ये सारी बातें आप फेस कर रही हैं, जो कि मैंने अभी सारी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो यू आर इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आपको ऐसा हो रहा है, आप कोई पेशेंट हैं या आप एबनॉर्मल हो रही हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, ये मेरे साथ भी हुआ है, दुनिया की तकरीबन हर औरत इस फेज से गुजरती है। बहुत सारी औरतों को पता होता है कि हाँ हम इस फेज में हैं, और काफी सारी खवातीन को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसके साइड इफेक्ट्स का नुकसान उठाती हैं। देखिए, पूरे 9 मंथ हमारे जो हार्मोनल लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई पर होते हैं। जैसे डिलीवरी होती है ना, बेबी डिलीवर होता है, तो बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में और हार्मोनल लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस अगर नॉर्मल डेज में हो रहे हों तो हम इतना ज्यादा फील नहीं करती हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशंस अगर पोस्टपार्टम के बाद हम फेस करें तो फिर हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसकी बड़ी मेन वजह यही है कि हार्मोनल लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा अलोन फील करते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, बात बात पर रोना आने लगता है। समटाइम्स बच्चे को रोता देख के बहुत चिढ़ होने लगती है, नींद पूरी नहीं हो पा रही होती है, माँ अलग तकलीफ में होती है। और अगर खुदा न खास्ता घर वाले सपोर्टिव ना हो या हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो फिर और डबल ये डिप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैंने सारी बातें बता दी कि डिप्रेशन क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने नोट किया है कि हर बच्चे के बाद मुझे डिप्रेशन थोड़ा सा फील हुआ था। ये कुछ टाइम के लिए था, जैसा कि मैंने कहा कि हार्मोनल लेवल डाउन होता है, तो इसके बारे में पता होने के बावजूद ना चाहते हुए भी मैंने नोट किया था कि मेरा मूड जो है वो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स का मैं शिकार हुई हूँ, एंग्जाइटी का शिकार हुई हूँ। लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन मुझे फर्स्ट डिलीवरी के बाद हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी की 3 डिलीवरीज में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फर्स्ट डिलीवरी में खुद भी नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू की, अपने आप को ये यकीन दिलाया कि हाँ मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पोस्टपार्टम के अलावा इस डिप्रेशन का सेकंड सोर्स मेरा सी सेक्शन होना था। सी सेक्शन के होने की वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रही थी। अब तो मेरी बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई है। लोगों ने बहुत ज्यादा बातें बनाई थी, जो देखने आता था कि अब तो
कमर में दर्द रहता है सी सेक्शन के बाद, अब तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, अब डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आएंगी, दर्द रहेगा। सी सेक्शन का दर्द तो पूरी जिंदगी नहीं जाता है, बॉडी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है सी सेक्शन के बाद। ये सब बातें मैंने सुनी थी, मैंने फेस की थी, और अब सोचती हूँ कि अगर ये सब बातें मैंने ना फेस की होती तो मैं उससे निकलने का उस वक्त हल तलाश ना कर पाती, और आज मैं आप तक अपना ये एक्सपीरियंस शेयर ना कर रही होती शायद। तो अगर आपकी जिंदगी में कांटे आते हैं, कोई बुरा भला कहता है, कोई गलत कहता है, आपको नेगेटिव कहता है, तो ये सोच के अगर हम सब्र कर लें उस वक्त के ये जो भी कुछ हो रहा है अभी प्रेजेंट में, इसी की वजह से हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, हम फ्यूचर में और बेहतर हो सकते हैं इन्हीं सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो आधी फिक्र तो, आधा डिप्रेशन तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को किस तरह से ओवरकम किया। सबसे अहम और मेन बात यह है कि जितना हो सके लोगों से मिलना कम कर दें, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट लोगों की बातों को सुनना कम कर दें। आई नो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट वे है आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए। कोई भी अगर गेस्ट आता है तो आप उससे सलाम दुआ के बाद 2-3 मिनट बात करके एक्सक्यूज कर लें कि मैं थकी हुई हूँ या बच्चे को देखना है। उस दौरान ज्यादा बातों के तबादलों से, खासतौर पर उन लोगों से जिनसे आपको तवक्को है कि इनसे नेगेटिव वाइब्स ही निकलने वाली हैं, तो उनसे अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। अगर आप अकेली रहती हैं, घर के काम के लिए कोई काम वाली मासी रख लें, मालिश वाली को एक हायर कर लें, रोजाना अपनी फुल बॉडी मालिश करवाएं, बच्चे की मालिश करवाएं, रोजाना अपने सर में तेल डलवाएं। मुझे मेरी एक दोस्त की अम्मी ने बोला था जब मेरी पहली बेटी हुई थी कि अपने सर में रोजाना इतना तेल डालो कि पच पच आवाज आए, और अपने सर को हर वक्त तेल से तर रखो, खुश्की मत होने दो। देखें, डिप्रेशन का सारा ताल्लुक हमारे दिमाग से है, और दिमाग को हमें ग़िज़ा पहुंचानी है। वो बैरूनी तौर पर भी मैंने आपको बताया किस तरह से, और अंदरूनी तौर पर भी दिमाग तक कानों के जरिए वो बातें ना पहुंचने दें जिनकी वजह से आप हर्ट होती हैं। तो उसके लिए आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, ताकि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिसकी वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्ट हो, आप डिप्रेशन में जाएं। और अगर इसके बावजूद आप डिप्रेस फील करती हैं, जो कि मैंने भी किया, तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ दिनों की बात है, 2-3 हफ्तों बाद आपके हार्मोन्स जब दोबारा से लेवल पर आएंगे, आपकी बॉडी जब रिकवर हो जाएगी, आप बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगेंगी। समटाइम्स औरतों को पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम कैसे हो रहे हैं, हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकती हैं, अपने लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लिखवा सकती हैं, आपकी डॉक्टर आपको बेहतर सजेशन दे सकती हैं। न्यूबॉर्न बेबीज 18-18, 20-20 घंटे सोते रहते हैं, तो आप भी उस दौरान अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को रेस्ट दें, ज्यादा अपने आप को काम पे मत लगाएं फौरन ही, काम तो पूरी जिंदगी करने हैं। मैं अपनी डिलीवरी से पहले ही घर के तमाम काम ऐसे कर रही होती थी, ऐसे कंप्लीट कर रही होती थी कि अब ईद आने वाली है, तो ईद पे हम जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री करके रख देती थी, सारे जाले साफ कर दिए, पर्दे धो के रख देती थी, सारे कपड़े धो देती थी, ताकि मुझे कम से कम 1 महीने तक का मुझे रेस्ट मिल जाए। अगर मासी नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट जो घर के नॉर्मल काम है उनसे थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाए। कुछ दिन के लिए अपने आप को रेस्ट दें, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, दूध पिएं, खजूरें खाएं, फ्रूट्स खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, सब कुछ खाएं पिएं। डिलीवरी के बाद कुछ भी मना नहीं है, आप सब कुछ खा सकती हैं। तो खैर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में भी सब कुछ खाने को कहती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिस्क बनाया ही इसलिए कि हम उसको खा के अपने आप को एनर्जी दें, फायदा उठाएं उससे। आराम करते करते, लेटे लेटे बोर हो रही हैं, किसी दोस्त से फोन पे बात कर लें, कोई अपनी हॉबी अपना लें जिसमें आप थक ना रही हों, अपना कोई पसंदीदा काम कर लें, अपने आप पर तवज्जो दें, अपने बच्चे पर तवज्जो दें। इनमें से भी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा है, दोस्त से बात करने का दिल नहीं चाह रहा है, तो मेरी वीडियोस देख लें। बहुत सारी काम की वीडियोस हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, डिलीवरी के बाद की हैं, बेबी से रिलेटेड हैं, डाइट से रिलेटेड हैं, और अब तो मैंने आप लोगों के कहने पर काफी सारे व्लॉग्स भी शेयर किए हैं, अपनी डेली लाइफ भी शेयर की है काफी। तो इंशाल्लाह फिर आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से निकलने में कामयाब हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।